हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 30 जुलाई और आज हम 30 जुलाई का करंट अफेयर्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस 30 जुलाई के करंट अफेयर्स में हम 28 एवं 29 दोनों तारीख के जितने जितने इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो एग्जाम में यहाँ से करंट अफेयर से संबंधित, उनको भी क्या करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे। चलो, तो आज जितनी भी सुर्खियां रही है जो इम्पोर्टेंट है, दोनों जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जा सकती है, उनको क्या करेंगे अभी एक बार हम देख लेते हैं। फिर हम इनका क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि यह सीरीज है ऑपरेशन सीरीज। इस ऑपरेशन सीरीज का एकमात्र उद्देश्य यही है कि स्टैटिक जीके के जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी बन सकते हैं करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर, वो सारे हम आपको क्या करें यहाँ पर बताएं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ की सुर्खियां। पहली है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हुमायूं के मकबरे के विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का क्या किया, उद्घाटन किया। दोस्तों, हर पॉइंट बताऊंगा, जिस संदर्भ में हम बात करें उसके बारे में भी, और जो वास्तव में जहां से एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो अगला हमारा बिंदु है दोस्तों आज का, भारत 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। 2025 का एशिया कप होगा, कहां पर, भारत में होगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा ये बात बता रहा है कितने अभी तक एशिया कप हुए हैं, वनडे वर्ल्ड कप हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप हुए हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जो करंट अफेयर से संबंधित एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे अगला बिंदु अपना यहाँ पर दोस्तों, 29 जुलाई अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। इंपोर्टेंट है, बाघ दिवस से सीधी सीधी यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला तो ये कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, प्लस इसके बाद दोस्तों कब शुरुआत हुई, कहाँ से बाघों की शुरुआत हुई, विश्व में कहाँ पर सबसे ज्यादा बाघ जो है। ठीक है, और अगर ये प्रोजेक्ट भी जो आया है, टाइगर प्रोजेक्ट, जो एक आप जानते हो टाइगरों के संरक्षण के लिए लाया गया एक अभियान था, जिसमें क्या होगा दोस्तों, कहाँ कहाँ कितने कितने टाइगर से, इन सब के बारे में भी मैं यहाँ पर आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, अगला हमारा खबर है दोस्तों, जयशंकर ने लाओस में रामलला की स्मृति में डाक टिकट का किया अनावरण। देखो दोस्तों, जयशंकर जी जो है, एस जयशंकर, ये क्या है, हमारे विदेश मंत्री है, और इन्होंने लाओस में, कहां पर, लाओस में रामलला की स्मृति में डाक टिकट का क्या किया, अनावरण किया है। इनके बारे में मैं बताऊंगा, लाओस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है, डाक टिकट क्यों जारी किया जाता है, इन सब के बारे में अच्छे से हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अगला हमारा जो रहेगा दोस्तों बिंदु, वो है भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना जो है, कौन दोस्तों, रोहन बोपन्ना ने, इनने क्या कर दिया, संन्यास की घोषणा कर दी अभी पेरिस ओलंपिक के बाद। पेरिस ओलंपिक में इनका अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं, इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया है, स्वयं को यहाँ पर पेरिस ओलंपिक से बाहर करते हुए इसकी घोषणा कर दी। आगे अगला बिंदु है दोस्तों हमारा, वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने निकोलस मादुरो। ये निकोलस मादुरो जो है, इन्होंने दोस्तों क्या किया है, फिर से अपनी तानाशाही का प्रयोग करके फिर से जो है ये यहाँ के क्या बन गए, वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति। ठीक है, ये बिंदु आपको अच्छे से समझना होगा, ये है यहाँ के नए राष्ट्रपति, इससे पहले भी यही थे, अब तीसरी बार फिर से यही बन गए। ठीक है, चलो, महिला T20 एशिया वर्ल्ड कप 2024 में श्रीलंका रही विजेता। दोस्तों, श्रीलंका ने भारत को हराकर महिला T20 वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। अभी तक कितनी बार हुए हैं, भारतीय जो टीम है कितनी बार जीती है, कितनी बार क्वालिफाई किया है, सेमीफाइनल में पहुंची है, फाइनल में पहुंची है, सारी बातों को अच्छे से हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये देखो, यहाँ जश्न मनाती हुई श्रीलंका की जो है महिला टीम। ठीक है, चलो अगला बिंदु है हमारा, दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित किया। कहाँ, किसने, दक्षिण अफ्रीका ने। आप जानते हो दक्षिण अफ्रीका में कोयले की सबसे ज्यादा क्या होती है दोस्तों, खपत होती है, इस वजह से वहां इस प्रकार के नियम लाना जरूरी भी है। क्यों लाए गए, क्यों लाना आवश्यक था, ये सारी बातें मैं यहाँ पर आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा। ठीक है, अगला हमारा बिंदु रहेगा यहाँ पर, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, उनको प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने राजनीति के साथ साथ समाज और सामाजिक कार्यों में भी अपना बराबर योगदान दिया दोस्तों, और आज जो है इनको क्या हुआ है, इनको क्या मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित अभियान का उद्देश्य क्या है, किस लिए लाया गया, और एक नॉलेज के लिए भी जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप जानते हो राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में क्या हो, समन्वय हो, बातचीत बढ़े, इसी उद्देश्य से इसको लाया गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी दूं अच्छे से, इसको भी आप यहाँ पर समझना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक बिंदु है दोस्तों यहाँ पर, साथी। साथी एक कोचिंग पोर्टल है, 2023 में इसे लाया गया था, इसके बारे में बेहतर तरीके से समझाऊंगा। क्यों, क्योंकि कई बार यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि यह जो है
या निम्नलिखित या डैश पोर्टल जो है किससे संबंधित है या किस लिए लाया गया, एजुकेशन में, बैंकिंग में, समाज सेवा के लिए, इन सब में। तो इस प्रकार से क्या है प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ ये भी यहाँ पर क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे इनके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर मैं आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो ये हमारे आज के विषय है जिन पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहूंगा, यह जो सीरीज है ऑपरेशन सीरीज है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट जो है यहाँ पर क्या करें, अच्छे से समझे। उन फैक्ट को स्टोरी के माध्यम से, न केवल फैक्ट जो मैं अगर फैक्ट लिख भी दूंगा आप देख भी लोगे और यहाँ पर आप क्या हो जाओगे दोस्तों, 2 दिन 4 दिन या हफ्ते भर बाद उसको क्या भूल जाओगे। ठीक है, जानते हो आप ये बात। लेकिन अगर मैं यहाँ कहानी के साथ जोड़कर, स्टोरी के साथ जोड़कर अगर मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा तो आप उसको लंबे समय तक क्या कर सकते, याद रख सकोगे। ठीक है, चलो अब अगला बिंदु समझना यहाँ पर दोस्तों। ये सारी बातें तो हो गई है। अब पहला बिंदु जो है हमारा उसको समझिए। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हुमायूं के मकबरे के विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का क्या किया है, उद्घाटन किया है। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कौन से मंत्री हमारे ये, केंद्रीय मंत्री कौन, श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत। पहले इनके बारे में बात कर लो कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत क्या है, कई बार सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बनता है। तो दोस्तों ये क्या है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हमारे क्या है दोस्तों, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है ना। ये आप यहाँ पर इसको देख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इस प्रकार से भी यहाँ से फैक्ट पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए गजेंद्र सिंह जी शेखावत। ठीक है, एक बिंदु ये हो गया। फिर इन्होंने क्या किया है दोस्तों, हुमायूं के मकबरे, किसके, हुमायूं के मकबरे को क्या है दोस्तों, विश्व धरोहर स्थल का उद्घाटन में, वहां पर इसका संग्रहालय का क्या किया, उद्घाटन किया। ये बात तो समझ में आ रही है, सीधी सीधी समझ में आ रही है। बात करते हैं दोस्तों हुमायूं के मकबरे की। ठीक है, अब हुमायूं के मकबरे की अगर मैं बात करूं तो मकबरे से पहले आप आ जाओ कहां पर दोस्तों, हुमायूं के बारे में। ठीक है, देखो हुमायूं को जानने से पहले थोड़ी और बात यहाँ पर आप समझ लीजिएगा दोस्तों। भारत में क्या होता है, मुगल वंश की स्थापना होती है। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना होती है, कौन करता है दोस्तों, कौन करता है, बाबर करता है। ठीक है, अब ये बाबर जो है ये 1526 से लेके 1530 तक क्या करेगा, शासन करेगा। ऐसी स्थिति में 1526 में ये एक युद्ध लड़ेगा दोस्तों, पानीपत का युद्ध। और इस युद्ध में कौन हार जाएगा दोस्तों, इब्राहिम लोदी। यही इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक रहता है, जो क्या होता है, मध्यकाल में रणभूमि में मारा गया भी पहला व्यक्ति कौन रहेगा, इब्राहिम लोदी। इस इब्राहिम लोदी को मारकर जो है बाबर क्या करेगा, मुगल वंश की स्थापना करेगा। और इसी बाबर से एक पुत्र होगा, उसका नाम होगा हुमायूं। वैसे बाबर के कितने, 4 पुत्र थे, और इन 4 पुत्रों में जो है गद्दी पर बैठेगा हुमायूं। हुमायूं जो है अपने भाइयों को बराबर बराबर हिस्सा बांट देगा। ये सारी बात के विषय है, अभी यहाँ पर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो समझना। और हुमायूं जो है दोस्तों बाबर की तीसरी पत्नी जो रहती है, थर्ड पत्नी, आदम अनगा, उसका नाम था दोस्तों आगम अनगा। ये भी अगर याद रखो तो रख लेना। आगम अनगा जो है तीसरी पत्नी थी किसकी, बाबर की। और इसी से पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम होता है क्या, क्या होता है दोस्तों, हुमायूं। और हम इसी हुमायूं की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब जो ये हुमायूं है इसका शासन देख लीजिए दोस्तों। अब अपने पिताजी के बाद से यही शासन करेगा 1530 से लेके 1556 तक। और फिर 56 में कौन आ जाएगा, अकबर आ जाएगा। लेकिन 40-45 के आसपास जो है इसको शेरशाह सूरी पराजित कर देगा। थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका ये एरिया भी कवर होता रहे। देखो अब बात करते हैं दोस्तों हुमायूं। हुमायूं गद्दी पे बैठता है। ठीक है, हुमायूं के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो देख लीजिए यहाँ पर। तो हुमायूं जो है, हुमायूं से संबंधित 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, देखो एक तो हुमायूं जो है इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी रहता है शेरशाह सूरी। ठीक है, ये आप जानते हो। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी को याद रख लो, 1539 में एक युद्ध होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध, चौसा का युद्ध। फिर दोस्तों एक और युद्ध होता है 1540 में, इसे बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध, या इसे कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है, कन्नौज का युद्ध। तो इन 2 युद्धों में क्या हो जाता है, शेरशाह सूरी इसको पूरी तरीके से पराजित कर देता है हुमायूं को। और धीरे धीरे फिर उस समय वो क्या करना शुरू कर देता है, अपना क्षेत्र विस्तार करके कुछ समय तक वह भी क्या करता है, शासन करता है। ये वहां से भाग जाता है, निकासित कर दिया जाता है इसको। फिर ये वापस जाता है, फिर वापस
शासन करता है। ये सब बात की बात है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि यह जो है इसका कार्यकाल रहा है 1530 से 56 तक, और दो इसके समय में युद्ध हुए हैं, दोनों शेरशाह सूरी से हुए 1539 और 1540। और भी युद्ध हुए लेकिन ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चलो ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर समझना, वापस अपने प्रश्न पे आते हैं। हुमायूं के मकबरे के विश्व धरोहर स्थल के रूप, संग्रहालय के रूप में इसको स्थापित किया गया। देखो अब बात समझना, हुमायूं का मकबरा है कहाँ दोस्तों, कहाँ पर है हुमायूं का मकबरा? दिल्ली। एक बात तो यहाँ पर ये याद रखो, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, इसी मकबरे के पास दो और नाम याद रखना दोस्तों, एक रहीम, आपने सुना होगा रहीम के दोहे, उनका भी जो है मकबरा इसी एरिया में है, इसी एरिया के पास में है। और एक और है दोस्तों दारा सिको, दारा सिको। तो कभी एग्जाम में प्रश्न पूछे तो ये भी आपसे बन जाए कि इनका भी जो मकबरा है कहाँ है, दिल्ली में ही है। तो ये सारी बातें भी आपके लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्या कर दिया है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर दिया है। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर पता थी। चलो अब यहाँ पर और समझना, चलो अब आगे समझना। यहाँ पर मैं थोड़ा इसके बारे में और इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ये है दोस्तों हुमायूं का मकबरा। अब हुमायूं के मकबरे से भी यदि प्रश्न बनेंगे तो यहाँ पर आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है, हुमायूं का मकबरा ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब समझना दोस्तों यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले बात समझना, ये कहाँ स्थित है ये मैंने बता दिया है आपको, दिल्ली में। ठीक है, किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसको किसने इसका निर्माण किया है? हाजी बेगम द्वारा। हाजी बेगम द्वारा क्या है ये निर्मित है, ये बात आप जानते हो। हाजी बेगम जो है उसके द्वारा इसे निर्मित किया गया। कौन सी शैली है, ये शैली देख लो दोस्तों, चार बाग शैली। कौन सी शैली में निर्मित है ये? चार बाग शैली में निर्मित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसने यूनेस्को ने इसे कब अपने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया? इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को ने इसे कब किया दोस्तों, ये रहा यूनेस्को। और इसने दोस्तों कब इसको शामिल किया विश्व धरोहर स्थल में? 1993 में। 1993 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया था। यूनेस्को क्या है दोस्तों, यूनेस्को जो है एजुकेशन के मामले में, साइंटिफिक कोई बात हो रही है उसके मामले में, कल्चरल के मामले में, सांस्कृतिक गतिविधियों के मामले में, ऐसी चीजों को क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है, उनको आगे बढ़ाने का क्या करता है, कार्य करता है। इसके बारे में भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। 1945 में इसकी क्या होती है दोस्तों, स्थापना होती है 16 नवंबर 1945। ये बात आप जानते हो। इसके साथ साथ अगर इसके हेडक्वार्टर की भी मैं बात करूं तो फ्रांस जो है पेरिस में इसका क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये कुछ बिंदु है जो यहाँ से आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही में जो है दोस्तों इसका क्या है, इसके पास जो है एक संग्रहालय का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये बात आप यहाँ पर क्या कर लेना, याद रख लेना। ठीक है, और भारत का पहला ऐसा भूमिगत संग्रहालय रहेगा ये दोस्तों। ठीक है, यह जो संग्रहालय है भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर अच्छे से क्या कर लेना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलो इतनी बात यदि आपको समझ में आई हो तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बिंदु है दोस्तों यहाँ पर भारत। देखो भारत 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप की मेजबानी करेगा। किसकी? पुरुष एशिया कप। दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं, हम प्रश्न पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, जल्दी में उसका क्या कर देते हैं, आंसर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ समझना वो किसकी बात कर रहा है, पुरुष एशिया कप की। एक नॉर्मली वर्ल्ड कप होता है T20 वर्ल्ड कप, और एक एशिया में जो एशिया की जो आसपास में जो एशिया में जो कंट्री आती है, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, है ना, ये जो कंट्रियां है इनमें जो मैच होता है उसे हम एशिया कप की संज्ञा देते हैं। अब बात समझना, यहाँ पर देखो एशिया कप में आपको एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, ये है दोस्तों एशिया कप। ठीक है, अब ये एशिया कप भी दो फॉर्मेट में होता है। एक होता है दोस्तों T20 जिसे आप जानते हो, ये 20 ओवर का रहता है, और एक ओडीआई रहता है, वनडे ओडीआई जो है ना, ये रहता है दोस्तों कितने, 50 ओवर का। दोनों के बारे में बेहतर तरीके से आप क्या है जानते हो। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको पता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना, जैसे T20 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ T20 की बात कर रहा हूँ तो T20 में उसने प्रश्न में क्या दिया है दोस्तों कि 2025 में भारत T20 प्रारूप में पुरुष एशिया टीम का क्या करेगा, मेजबानी करेगा। तो ये जो T20 है प्रति 2 वर्ष में होते हैं दोस्तों, ये बात याद रखना। और जो ओडीआई होते हैं ये प्रति 4 वर्ष में होते हैं। ठीक है, ये 2 वर्ष में होते हैं, ये 4 वर्ष में होते हैं। अब मैं यहाँ पर T20 की बात कर रहा हूँ, एशिया कप में जो T20 है उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ।
तो दोस्तों अभी 2025 का कहाँ होगा, ये 2025 का कहाँ पर होगा, इंडिया में होगा। ठीक है, ये हमारे इंडिया में होगा। लेकिन पिछली बार इससे पहले जब मैच हुआ था 2023 में, बहुत चर्चा का विषय रहा था, आप सभी जानते हो। 2023 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये आपको पता ही है, पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, और पाकिस्तान में हुआ था और भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। भारत ने क्या किया था, इसको इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, याद है आपको। तो फिर भारत ने कहाँ खेले थे अपने मैच, भारत ने अपने मैच खेले थे श्रीलंका में। ठीक है, और फिर भारत विजय रहा था, ये भी बात आपको पता है। ठीक है, तो 2023 का तो कहाँ हुआ था दोस्तों, ये पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। 2025 का कहाँ पर होगा, भारत में होगा। किसकी बात कर रहा हूँ, एशिया कप की बात कर रहा हूँ मैं, एशिया कप T20 की। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ओडीआई की। ठीक है, ओडीआई में भी मैं एशिया कप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओडीआई में भी किसकी बात कर रहा हूँ, एशिया कप की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2023 में हुआ है। ठीक है, और फिर अगला कब होगा, 2027 में। ठीक है, अब ये कब होगा दोस्तों, ये होगा श्रीलंका में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, श्रीलंका में। लेकिन 2027 वाला इंपॉर्टेंट है, ये होगा बांग्लादेश में। ये कहाँ होगा, बांग्लादेश में। इतनी बात यहाँ पर समझ में आई, इतनी बात यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये सारे बिंदु जो है यहाँ पर सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों, अभी जो है भारत ने वर्ल्ड कप खेला। ठीक है, अब वर्ल्ड कप भी आप जानते हो दोस्तों, अगर मैं ओडीआई की बात करूं, ठीक है, तो ओडीआई अगला कहां पर होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर T20 वर्ल्ड कप की मैं बात करूं, T20 वर्ल्ड कप, ये भी आप मुझे क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगला जो है T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं, एशिया कप की बात नहीं कर रहा हूं। T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, एशिया कप की बात नहीं कर रहा हूँ। कब कब कहाँ कहाँ होंगे ये मुझे आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे आपके सामने भी प्रश्न बन सकता है। ये रही हमारी इंडिया टीम, और ये फैक्ट जो है सारे यहाँ पर क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी है। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों 29 जुलाई। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है दोस्तों, यह जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। थोड़ा सा इसका इतिहास जाने, अगर इतिहास की ओर अगर हम आएंगे तो आप देखना दोस्तों, 2010 में, कब, 2010 में रूस का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, है ना, रूस में एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, है ना, ये एक शहर है। यहाँ पर क्या हुआ था, एक बैठक हुई थी जिसमें क्या किया गया दोस्तों, बाघों के संरक्षण की बात कही गई। अब बाघों के संरक्षण की बात कही गई तो यहाँ पर इसी समय जो है पहली बार जो है क्या मनाने की घोषणा की गई, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय जो बाघ दिवस है, यह मनाने की पहली बार जो शुरुआत कहाँ पर होगी, पहली बार इसकी जो है बात कहाँ पर हुई, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, ये शुरुआत कहाँ पर हुई दोस्तों, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। इतनी बात आपको पता है। और कब से मनाना शुरू किया, 2011 से इसको क्या कर दिया, मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझना आप इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगर मैं टाइगर्स की बात करूं तो विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ पर है, हमारे इंडिया में। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, टाइगर है। ठीक है, ये आप जानते हो, 3685 के आसपास हमारे पास टाइगर्स है। इसके अलावा अब यहाँ पर बात समझना दोस्तों, विश्व में सबके साथ सब में सबसे ज्यादा इंडिया में होने के साथ साथ भारत में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे पहले अगर बात करूं मैं टाइगर रिजर्व की, किसकी, टाइगर रिजर्व की, सबसे पहले भारत में टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, टाइगर रिजर्व जो है 1 अप्रैल 1973, तब से क्या शुरू हुआ है दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट। इसी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही हम किसको संरक्षण देते हैं, टाइगर्स को क्या देते हैं, संरक्षण देते हैं। ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको क्या यहाँ पर क्या करना है, याद करना है। ठीक, तो भारत में पहला कब शुरू हुआ था दोस्तों, तो कहां पर हुआ था, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये जिम कार्बेट जो है टाइगर रिजर्व है ना, यह जो है पहला टाइगर रिजर्व था। और ये कहां पर है, ये याद रख लीजिएगा, ये उत्तराखंड में। ठीक है, यह पहला था उत्तराखंड में, ये बात याद रखना। और वर्तमान में अगर इसका नाम भी देखोगे दोस्तों तो रामगंगा इसका नाम है। ठीक है,
ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात समझना, ये तो पहला था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं तो यहाँ पर समझना दोस्तों 54 क्रमांक का जो है, हाल ही में 54 क्रमांक का जो है टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कौन सा, वीरांगना, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये याद रखना दोस्तों कौन सा है, कहां पर है ये, तो ये मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश का जिला है दमोह और सागर, इस वाले क्षेत्र में इसको क्या है, बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 54 क्रमांक का कौन सा हो गया नया टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब बात समझना थोड़ा सा, फिर हम आते हैं अपने बाघ पर। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बाघों की गणना शुरू होती है 2006 में। ठीक है, तो बाघ गणना जो है सबसे पहले शुरू होगी 2006 में। मैं यहाँ पर अगला पेज ले लेता हूँ, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों बाघ गणना। ठीक है, बाघ गणना। अब बाघ गणना सबसे पहले हुई थी दोस्तों 2006 में, सबसे पहले 2006 में हुई। फिर कब हुई, फिर 2000, हर 4 वर्ष के पश्चात क्या होती है, ये भी गणना, बाघों की गणना की जाती है हर 4 वर्ष के पश्चात। 2006 में हुई, 2010 में, फिर 2014 में, फिर 2018 में, और अभी जो है 2022 में। हाल ही में जो है अभी कौन सी अस्तित्व में, 2022 वाली को देखकर ही हम बाघों की गणना के अनुमान लगा पा रहे हैं। ठीक है, अब बात समझना, 2006 में जो है दोस्तों सबसे पहले जो है, सबसे ज्यादा अगर बाघ देखे गए थे तो कहां पर देखे गए थे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, आज भी हम बोलते हैं बाघ राज्य। मध्य प्रदेश को जो है क्या बोला जाता है दोस्तों, टाइगर स्टेट की संज्ञा दी जाती है, आपको पता है। फिर सेकेंड टाइम जो है यहाँ पर कर्नाटक आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखा तो फिर कर्नाटक, फिर दोस्तों जो है मध्य प्रदेश, फिर वापस 2022 में अभी सबसे ज्यादा अगर टाइगर किसके पास है तो मध्य प्रदेश के पास है। अगर मैं बात करूं 2022 में मध्य प्रदेश की स्थिति बताऊं मैं यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। लगभग यहाँ पर 785 टाइगर हैं। कितने, 785 टाइगर हैं यहाँ पर। और अगर 2018 में भी इसकी अगर स्थिति देखते तो 526 टाइगर उस समय भी थे, और अभी 785 टाइगर यहाँ पर अभी भी अस्तित्व में। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मध्य प्रदेश को बाघ राज्य की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट की बात करें हम, वापस किस पर आते हैं दोस्तों, हमारे बाघों पर। ठीक है, तो ये बाघ गणना जो है कब शुरू, ये तो 2006 में शुरू हो गई थी, तो प्रोजेक्ट सबसे पहले कब आया था, एक बार और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूंगा, 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। 785 जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारी बातें यहाँ पर आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इसी के साथ कुछ और प्रोजेक्ट भी जो है शुरू किए गए थे उस समय, जैसे एलिफेंट प्रोजेक्ट, आप सब जानते हो एलिफेंट प्रोजेक्ट। एलिफेंट प्रोजेक्ट भी आया था दोस्तों, जो कब आया था, 1992 में आया था। ये भी फैक्ट यहाँ पर याद रख लीजिए। एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डॉल्फिन, डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो है ये कब आया था, तो ये आया था दोस्तों 2009 में। ठीक है, आपको पता होगा कि 5 अक्टूबर के दिन क्या मनाया जाता है दोस्तों, 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है डॉल्फिन डे। ठीक है, ये भी आपको पता है सारी चीजें, बस मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बार बार वो चीजें आपके सामने आएगी तो आपको अच्छे से क्या रहेगा, याद रहेगा, और एग्जाम में आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। तो ये सारे बिंदु है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने टाइगर की सारी बातें कर ली यहाँ पर, अगर कुछ भी छूट रहा हो तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सारी चीजें जो है आपके सामने है। तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं वापस टाइगर मैन की। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कौन है दोस्तों, कैलाश जी सांखला, कैलाश जी सांखला। क्यों है दोस्तों, टाइगर के संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। इसी प्रकार अगर इनने इतने सारे काम किए, इसी आधार पर इनको क्या बोला जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो ये भी फैक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है, या आप ये भी यहाँ पर इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री है, जयशंकर जी, एस जयशंकर। ठीक है, ये हमारे क्या है दोस्तों, विदेश मंत्री, ये आप सबको पता है।
अगर मैं बात करूं आगे की फैक्ट की, तो विदेश मंत्री जो है हमारे, इन्होंने लाओस में रामलला की स्मृति में डाक टिकट का क्या किया, अनावरण किया। किसका किया दोस्तों, लाओस में किसका, रामलला की स्मृति का। ये हमारे भगवान रामचंद्र जी और इनकी डाक टिकट जो है क्या करी यहाँ पर अनावरण किया गया। इसका कहाँ पर, लाओस में। सबसे पहली बात करते हैं जयशंकर जी कौन है, तो ये हमारे विदेश मंत्री है। फिर बात करते हैं दोस्तों लाओस की। ठीक है, लाओस क्या है, यह दोस्तों आपने कई बार 3 कंट्री को एक साथ नाम सुना होगा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कई बार आपने फिर म्यांमार देखा होगा, फिर थाईलैंड देखा होगा, याद आ रहा है कुछ। तो ये वही लाओस है जिसके बारे में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं दोस्तों। जैसे ये है इंडिया, ठीक है, आपने देखा ये इंडिया से थोड़ा जुड़ा हुआ क्या है यहाँ पर, म्यांमार। मैं आपको मैप के माध्यम से नहीं, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, धीरे से यहाँ थोड़ा थोड़ा जाता हुआ क्या दिख जाएगा आपको, थाईलैंड दिख जाएगा। बस इसके आगे की कहानी यही है, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो ये वाला एरिया जो है ना, इन एरिया में कौन सी कंट्री है, ये 3, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। यहाँ पर एक छोटी सी बात समझना लाओस की। लाओस की पहले आप समझो राजधानी, स्थिति बताता हूँ, उससे पहले आप देखो राजधानी। इसकी राजधानी दोस्तों वियेनतियन। ठीक है, वियेनतियन जो है इसकी क्या है, राजधानी है। ये बात आपको याद होनी चाहिए लाओस के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पर अगर भारत सरकार द्वारा अपना डाक टिकट जारी किया गया है रामलला का, तो ये आपके लिए राजधानी क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा सा मैं आपको और इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों लाओस है ना, वियतनाम, ये वाला एरिया वियतनाम और कंबोडिया। ठीक है, ये 3 एरिया हो गया। अब एक नदी निकलती है यहाँ से, चीन से, मेकांग नदी। कौन सी नदी निकलती है यहाँ पर, चीन से, चीन से एक नदी निकलती है मेकांग नदी। ठीक है, ये मेकांग नदी चीन से ऐसे निकलती हुई, ऐसे 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 म्यांमार से होती हुई ऐसे यहाँ से निकलती है, और इसी कारण यहाँ पर मेकांग नदी जल विवाद चलता रहता है। चीन की जो नदी यहाँ से निकलती है, तो मेकांग नदी विवाद जो है, आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, लाओस से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मेकांग नदी विवाद। ठीक है, 3 देश आते हैं इसके अंतर्गत। यही कौन से दोस्तों, जिसे हम एक और संज्ञा, एक और इस मेकांग नदी विवाद को एक और संज्ञा देते हैं दोस्तों, गोल्डन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। इसी गोल्डन ट्रायंगल को जो है, अब बताना यहाँ पर एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री शामिल नहीं है। तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री शामिल नहीं है, शामिल है वो देख लीजिए आप कौन कौन सी रहेगी। म्यांमार है दोस्तों इसमें, थाईलैंड है और लाओस है। तो ये लाओस जो है, ये लाओस जो है ना, ये इस गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आता है। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बात लाओस की निकली है, तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट टाइम हम मैप के माध्यम से भी इसको बेहतर तरीके से समझ लेंगे, लेकिन अभी बात निकली है तो आप थोड़ा सा इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पर याद कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है जयशंकर जी ने जो है क्या किया है, रामलला की स्मृति में डाक टिकट का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाल ही में दोस्तों अभी क्या चल रहा है, जो लाओस है ना, इसको बिजली की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो बिजली की इसकी आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है, चीन करता है। अब ऐसी स्थिति में चीन ने इसको बहुत ज्यादा कर्जा दे रखा है और इसने भी चीन से बहुत सारा कर्जा ले रखा है। तो चीन ने इसको धीरे 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 करके पूरी तरीके से अपने संरक्षण में ले लिया है। दबाता रहता है चीन इसको ऋण के चलते, क्योंकि इसने अधिक मात्रा में उससे क्या ले लिया है, ऋण ले लिया। किस संदर्भ में लिया है, ऊर्जा के संदर्भ में। ऊर्जा की इसको, विद्युत ऊर्जा की इसको आवश्यकता रहती है और चीन इसकी क्या करता है दोस्तों, पूर्ति करता है। थोड़ा अपन अब ज्योग्राफी में चले गए, अब बाहर निकलते हैं वापस। चलो अगला हमारा बिंदु है दोस्तों यहाँ पर, भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी। ये है रोहन बोपन्ना और इन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक में अपना अंतिम मैच खेला और प्रदर्शन में इनको वैसा लगा नहीं और आगे इन्होंने वहीं से घोषणा कर दी कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ से संन्यास ले रहा हूँ। ये कौन से खिलाड़ी है दोस्तों, टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, ये याद रखना, टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने सारे ग्रैंड स्लैम जो है उनमें अपना पार्टिसिपेट किया है, अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसके लिए इनके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछ सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, याद रख। अब अगला है हमारा दोस्तों यहाँ पर वेनेजुएला। वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने निकोलस मोदुरो। ये है निकोलस मोदुरो
और ये क्या बन चुके हैं, तीसरी बार क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने। कहाँ के, वेनेजुएला के। अब बात समझना दोस्तों, यह जो है क्या ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि इन्होंने वहां पर क्या है, लोकतंत्र की हत्या की है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र करके जो है ये तीसरी बार भी वहां के क्या बन चुके हैं, राष्ट्रपति। और लगभग लगभग कब तक रहेंगे दोस्तों, पता है वेनेजुएला के ये 2031 तक, 2031 तक अब यही वहां के राष्ट्रपति बनेंगे, रहेंगे, और तीसरी बार ये बने थे। ठीक है, यहाँ पर अपन बात कर लेते थोड़ी सी वेनेजुएला की। वेनेजुएला है कहाँ पर, ये है साउथ अमेरिका की कंट्री। कहाँ की दोस्तों, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका की ये कंट्री है। ठीक है, कराकस इसकी राजधानी है। कराकस क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी है। ये बात भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। अगर मैं इसकी करेंसी की बात करूं, अगर मैं इसकी करेंसी की बात करूं दोस्तों, तो इसकी करेंसी है बोलीवर। क्या है, बोलीवर। ये तो सामान्य जानकारी हो गई। अब कुछ विशेष तथ्य भी यहाँ पर समझ लीजिए वेनेजुएला का। दोस्तों आपने घास के मैदान सुने होंगे, जो आपने देखे होंगे, यहाँ के जो घास के मैदान है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लानोज। ये याद रखना, लानोज। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में। तो सीधी सीधी बात कहाँ पर दोस्तों, ये साउथ अमेरिका में। ये बात यहाँ पर समझ में, लानोज घास के मैदान। अब आपने एक नाम सुना होगा, एंजिल जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात दोस्तों, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात। और ये जलप्रपात कहां पर है, यह भी दोस्तों वेनेजुएला में ही है। कहां पर है, वेनेजुएला। अब बात समझना, ये मैंने इसलिए बताया दोस्तों, यहां से सीधा सीधा प्रश्न बनता है, क्योंकि यह क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, याद रखना, एंजिल जलप्रपात। एक झील है दोस्तों यहाँ पर, जो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिख रहा हूं, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, ये झील है। ठीक है, इस झील का नाम है मराकाइबो। क्या नाम है, मराकाइबो। ठीक है, तो ये जो मराकाइबो झील है ये कहां पर है, वेनेजुएला में है। ये भी याद रखना। और ये सारे बिंदु है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सारे फैक्ट को एक बार अच्छे से देख लेना, यहां से सीधा सीधा प्रश्न बनेगा। और ये है दोस्तों कौन, निकोलस मादुरो। और ये निकोलस मादुरो जो है, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फिर से जो है क्या है, राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है। 2031 तक यही रहेंगे राष्ट्रपति। एलोन मस्क जो है, स्पेस एक्स के जो फाउंडर हैं, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की है कि इनको क्या है कि थोड़ा शर्म आनी चाहिए, क्या कर रहे हैं, मतलब लोकतंत्र की हत्या करके जो है फिर से जो है सारी चीजें अपने अधीन करके, स्वयं का नियंत्रण करके क्या कर लिया, इन्होंने फिर से राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिया है। तो ये बात थोड़ी सी सोचने वाली है। और ये तीसरी बार बन चुके हैं। और ये सारी बातें भी आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, ये सारे बिंदु इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे बन सकते हैं। चलो अब बात करते हैं दोस्तों महिला T20 एशिया वर्ल्ड कप। 2024 में अभी कौन सा वर्ल्ड कप हुआ है, महिला T20 एशिया वर्ल्ड कप। कौन सा वर्ल्ड कप दोस्तों, एशिया वर्ल्ड कप। ठीक है, अब इसमें जो है श्रीलंका क्या रही है, विजेता रही है। अगर मैं एशिया वर्ल्ड कप की बात करूं तो भारत की महिला क्रिकेट टीम ने हमेशा अपना दबदबा बनाए रखा है, लेकिन इस बार क्या हो गया दोस्तों, श्रीलंका से वो हार गई है। ये आयोजन कहां पर हुआ था, पहली बात तो ये याद रख लो, आयोजन जो हुआ था इस खेलों का, इन खेलों का, वो कहां पर, श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, एक बात यहाँ पर याद रखना। तो विजेता कौन रहा है यहाँ पर दोस्तों, विजेता भी रहेगा यहाँ पर श्रीलंका, ये भी आप यहाँ पर याद रख लो। और यहाँ पर उप विजेता रहा है भारत। सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, उप विजेता रहा है भारत। कौन रहा है दोस्तों, उप विजेता, भारत। ये यहाँ लिख रहा हूं, उप विजेता ये रहा है भारत। ठीक है, अब बात समझना, थोड़ी सी इसकी कहानी भी सुन लो। क्या होता है दोस्तों, भारत जो है अभी तक इसमें जितनी बार भी आयोजन हुए हैं, अभी तक इसके आयोजन हुए हैं 9 बार। कितनी, 9 बार। और इन 9 बार में भारत हमेशा कहां पहुंची है, फाइनल में। हर बार जो है भारत क्या पहुंची है, भारतीय टीम जो है कहां पहुंची है, फाइनल में। ठीक है, बस एक बार 2018 में भारत जो है फाइनल नहीं जीत पाई, और अभी फिर से जो है ये 2024 में हुआ, इसमें भी भारत विजेता
नहीं बन पाए। मतलब भारत जो है 7 बार इसकी क्या रही है दोस्तों, विजेता रही है। भारतीय महिला टीम जो है 7 बार इसकी क्या रही है, विजेता रही है। लेकिन इस बार क्या है, भारत हार गई है और 2018 में भी भारत क्या थी, बाहर हो चुकी थी। ठीक है, तो ये 2 वर्ष जो है ये आप यहाँ पर याद रख लेना, इनमें भारत ने नहीं जीता है, लेकिन 7 बार भारत इसकी चैंपियन रही है। क्योंकि एशिया कप है और एशिया कप में आप जानते हो श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, ये जो टीम है क्या करती है, आपस में इनका मैच होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर याद रखना। चमारा अट्टापट्टू जो है श्रीलंका की कैप्टन है, ये भी याद रख लेना। चमारी अट्टापट्टू जो है इनका नाम है, ये क्या है यहाँ पर, ये श्रीलंका की कैप्टन है। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिए। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बने तो आपसे बनना चाहिए। तो 2024 में हम क्या रहे दोस्तों, उप विजेता रहे, हम जीत नहीं पाए। थोड़ा इस बार भी जीत जाते तो रिकॉर्ड कायम रहता। चलो अब बात करते दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम, क्या दोस्तों, पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम किसने, दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया है, पारित कर दिया है। देखो आप जानते हो दक्षिण अफ्रीका जो है दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन, या मतलब सबसे ज्यादा अगर उत्सर्जन होता है तो कोयले का उत्सर्जन होता है। आप जानते हो कि दक्षिण अफ्रीका जो है ये क्या करती है, कोयले का सर्वाधिक क्या करती है दोस्तों, उत्सर्जन करती है ना। इस वजह से यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों को क्या है, कंट्रोल करना जरूरी है। इस वजह से यह जो है अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है इन पर क्या करना, नियंत्रण करना, एक मानक निर्धारित करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन हानिकारक गैसों का क्या हो, उत्सर्जन ना हो, जिससे क्लाइमेट व्यवस्थित रहे। अब बात समझना यहाँ पर दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कोयले की सबसे ज्यादा क्या होती है दोस्तों, उत्सर्जन किया जाता है। तो वहां पर ये समस्याएं बनी रहती है। इस वजह से दक्षिण अफ्रीका को जो है पर्यावरण का ध्यान रखकर क्या करना पड़ा, पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित करना पड़ा। ठीक है, ये फैक्ट्रियां और ये क्या करती है, टोटली क्या करती है, हमारे क्लाइमेट को डैमेज करती है। इतनी सारी जो हानिकारक गैसेज जो है निकलेगी तो ये आप जानते हो फिर कि परेशानियां आनी। अगला हमारा बिंदु है दोस्तों डॉक्टर, इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन है दोस्तों ये हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। ठीक है, ये राजनेता होने के साथ साथ क्या है, समाज सेवक भी है और इनके जीवन पर्यंत काम में, अब दोस्तों ये डॉक्टर हैं, इन्होंने दोस्तों मधुमेह के संदर्भ में अपनी बहुत सारी टिप्पणी दी है। ठीक है, तो इन्होंने एक राजनेता होने के साथ साथ, मतलब दोस्तों राजनेता होने के साथ साथ इनने सामाजिक कार्यों में भी क्या की, अपनी रुचि बरकरार रखी। और ये दोनों लेना इनका तो एक दूसरे से क्या है दोस्तों, एक दूसरे की ये व्याख्या करते हैं। राजनेता जो होते हैं उनका काम ही यही रहता है, सामाजिक कार्य। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया है, इन्होंने मधुमेह जो रहती है, डायबिटीज जो रहती है, उन पर बहुत सारी अपनी किताबें लिखी है, उन पर रिसर्च किया है। इन्होंने उसको मतलब लोगों तक अवेयर करने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कारण इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों लोकसभा में ये 3 बार इनका क्या हुआ है, चयन हुआ है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर समझ लेना। तो इस प्रकार समन्वय बिठाकर इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी, समाज के क्षेत्र में भी बहुत अपना क्या दिया है, योगदान दिया है। तो ऐसे व्यक्ति इंपॉर्टेंट है और इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। अब दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का तात्पर्य ये है, कई बार आप देखते हो कि भारत में ऐसे कल्चर से, कहीं नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है। तो ये अभियान क्या करेगा दोस्तों, देश में जितनी भी ये जो गतिविधियां होती है, सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, इनसे यहाँ के युवाओं को आसपास जितना भी, जो भी नॉर्थ का रहा या साउथ का क्षेत्र रहा, तो इनको आपस में क्या करेगा, यहाँ से जैसे नॉर्थ के कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ युवा हैं, इनको साउथ में भेजेगा, साउथ के जो है इनको नॉर्थ में, ईस्ट के जो है इनको वेस्ट में, वेस्ट जो है इनको ईस्ट में, ताकि ये भारत के संपूर्ण रूप से भारत के कल्चर को समझे, वहाँ की जो भावना है उनको जाने। इससे क्या हो, भारत में कहीं भी किसी प्रकार का क्या हो, कुछ त्रुटि ना हो, किसी प्रकार से सभी व्यक्ति जो है समन्वय से क्या करे, अपना कार्य करे और देश के विकास में भूमिका निभाए। तो यहाँ पर इसी उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया था। इसमें दोस्तों जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, अपने विचार रखेंगे, साथ में बैठकर क्या करेंगे, अपना संपूर्ण रूप से क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था, एक भारत श्रेष्ठ अभियान को। तो ये यहाँ क्या दोस्तों इम्पोर्टेंट है। चलो
अगला हमारा बिंदु है साथी एक कोचिंग पोर्टल। अभी हाल ही में कोचिंग संस्थानों को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है, क्योंकि दिल्ली में आपने देखा होगा कुछ अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी जिनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, 3 से 4 उनकी संख्या है। तो ऐसी स्थिति में कभी कोचिंग संस्थानों से या इससे भी कभी प्रश्न बने, तो ये आज का विषय था दोस्तों, साथी। साथी क्या है? एक कोचिंग पोर्टल है। इसे IIT कानपुर और जो उच्च शिक्षण संस्थान है इनके समन्वय से क्या किया गया है, विकसित किया गया है इस पोर्टल को। यह पोर्टल क्या करेगा दोस्तों, फ्री में जो है कोचिंग की जो सारी सुविधाएं हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करेगा, जिसमें IIT हुआ, नीट हुआ, JEE हुआ, ये सारे जो विद्यार्थी इन सब चीज़ों की पढ़ाई करते हैं उनके लिए लाइब्रेरी की सुविधाएं देना, अच्छा सिलेबस प्रोवाइड करवाना, जो बड़े बड़े संस्थानों के टीचर हैं उनके माध्यम से उनको गाइड करना, तो ये सारा काम जो है इस पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है। तो दोस्तों आज हमने 28 से 30 जुलाई तक का सारा करंट अफेयर्स देखा है। इसमें हमने सारे आयाम देखा है। ऑपरेशन सीरीज के माध्यम से हमने सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से पहले समझा है, फिर उनके बारे में चर्चा करी है। तो इसी प्रकार आगे भी यह क्लास जो है कंटिन्यू यूट्यूब पर डलती रहेगी। आप जुड़े रहिएगा दोस्तों, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।